गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है आप गुड सब? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें ही नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है लोएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है ना, टेंजेंट नॉर्मल में ही। नेक्स्ट है अपना लोएस्ट डिग्री टर्म। देखते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है। लोएस्ट डिग्री टर्म में ऐसा है कि अगर एक कर्व है आपके पास कोई कर्व है, कोई फंक्शन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है ना। ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे चेक करते हैं? ये आता है क्या चेक करते? 0,0 सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन से पास कर जाएगा, यही बात है। तो हम चेक कर लेंगे ना कि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोएस्ट डिग्री टर्म ये कहता है कि अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये लोएस्ट डिग्री टर्म। तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर कि इफ कर्व, लिखते लो आप लोग भी, लिखते रहो स्टेटमेंट इसका जो है, लिख लो। इफ अ कर्व passes through origin, if a curve passes through origin, then equation of tangent, at origin पर ही टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, can be directly written by equating to zero। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, आप पहले स्टेटमेंट लिख लो। by equating to zero the lowest degree terms, the lowest degree term, ठीक है, appearing in the equation of curve, appearing in the equation of curve। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा है ये लोएस्ट डिग्री टर्म। चलो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और आपको एक कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक कर्व दिया है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली, है ना। हम 0,0 पुट करके चेक करेंगे, x में 0 और y में 0। तो हम देख पा रहे हैं 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0,0 सेटिस्फाई करता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 0,0 satisfies given equation, given curve, given equation, एक ही बात। पहला कंडीशन था ना, लोएस्ट डिग्री टर्म का पहला कंडीशन यही था कि कर्व ओरिजिन से पास करना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम टेंजेंट लिखते हैं एट ओरिजिन। नाउ वी आर गोइंग टू राइट टेंजेंट एट 0,0 पे, इसी कर्व पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखने चाहते हैं। वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? जो भी इक्वेशन दिया था उसमें हर एक टर्म का कुछ डिग्री रहा होगा,
जैसे अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री की बात करूं तो 1 है, इस टर्म की डिग्री की बात करूं तो 1 है। तो इस पूरे इक्वेशन में जो प्रोवाइडेड था, जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है ना, लोएस्ट डिग्री कौन सा मिला, 1 मिला। तो 1 कहाँ कहाँ पर लिखा है, एक तो यहाँ पर डिग्री 1 है और एक यहाँ पर डिग्री 1 है। तो क्या कह रहा है कि इसको खाली पकड़ लो आप, लोएस्ट डिग्री वाले टर्म्स को पकड़ लो। तो -4x पकड़ लिया और 6y पकड़ लिया और 0 के इक्वल लिख दिया, दिस इज योर टेंजेंट एट ओरिजिन। यही आपका टेंजेंट बन जाएगा डायरेक्टली ओरिजिन पर। खास बात यह है कि ये ओरिजिन की ही बात हो रही है सिर्फ, और कहीं ये टेंजेंट नहीं है। ये टेंजेंट जो हमने बताया, दिस इज एट 0,0। एक स्पेशल केस का खास बात है ये। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बात समझ में आई ना, नोट कर लो, क्वेश्चन लेते हैं एक और। आपको नेक्स्ट कर्व दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 या ओरिजिन बोल सकते हैं। तो गिवन कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है एट ओरिजिन, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप सारे टर्म्स का डिग्री चेक करो क्या क्या है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री भी 3 है। अच्छा इस टर्म का डिग्री क्या होगा, इस टर्म का डिग्री क्या होगा, 2। करेक्ट है ना, x पे 1 है, y पे 1 है, तो 1 + 1, ये ओवरऑल डिग्री, पूरे टर्म का जो डिग्री है वो 2 बन रहा है। तो सारे टर्म्स में जो लोएस्ट है ना, लोएस्ट डिग्री वाला टर्म था वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिखेंगे एंड वी विल पुट इट इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से हमें मिला, क्या मिला हमें, हमें मिला xy इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो लाइंस मिल जाएंगी ना, यहाँ से दो मिल जाएगा चीज, या तो x इक्वल टू 0 या तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है विच इज x एंड y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है इफ थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन कर्व्स, कर्व्स दिए हुए हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, कोई पॉइंट है a कॉमा ए, तो आपसे कह रहा है फाइंड थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होना चाहिए। दो कर्व्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा बोल दिया है, पॉइंट a कॉमा ए दिया है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। सॉल्व करिए। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग।
स्टार्ट करें क्या सोल्यूशन? तो यहाँ पर आपको दो कर्व्स दिया है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम अभी रिसेंटली पढ़े थे, और बोला है कोई पॉइंट ए कॉमा ए है। ए कॉमा ए का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है। तो थीटा एंगल बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि कर्व्स एंगल बना रहे हैं तो डेफिनेटली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनाएंगे। मींस हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा दोनों इक्वेशन को। तो जो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम यहाँ y के जगह पुट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स क्यूब। एक तरफ ले लेंगे तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है ना, x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। दूसरा फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो x माइनस 1 से हम x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका हो रहा है 7x स्क्वायर माइनस 7। तो हम यहाँ पर प्लस 7x, तो ये 7x स्क्वायर माइनस 7x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 7x माइनस 7, तो प्लस 7 करने से 7x माइनस 7 है ना। तो साइड में आपको मिला है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 1 मिल रही है और दूसरी दो और x की वैल्यू मिलेगी इस क्वाड्रेटिक से। तो जो अपना पॉइंट था ना, उसके बारे में एक खास बात बताई गई है। क्या बताई गई है कि x और y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो जो x इक्वल टू 1 मिला है उसको आप यहाँ पुट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x में 1 पुट कर रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है ना। और यहाँ पर भी दूसरे वाले कर्व में भी x1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली यही वो पॉइंट रहा होगा जिसकी बात क्वेश्चन में किया है ना। यहाँ से जो आपको मिलेगा, यहाँ से जो भी x की वैल्यू मिलने वाली है, अगर वो 1 के अलावा हुआ, और डेफिनेटली 1 के अलावा ही आएगा क्योंकि 1 तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है क्वाड्रेटिक को, तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या वो वापस वही नंबर मिलेगा, नहीं। 1 ही एक ऐसा नंबर है या 0 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से वही मिल जाता है, ठीक है। तो 0 तो है ही नहीं, आप देख लो यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है 0, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने की शायद जरूरत भी नहीं है, हमें x इक्वल टू 1 मिल गया है। और x इक्वल टू 1 रखने पर हमें y भी 1 मिला है। तो हमारा जो पॉइंट है वो आ गया है 1,1। तो 1,1 पर हमें एंगल निकालना है, वेरी इजी। दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करेंगे एट दिस पॉइंट 1,1 और उसके बाद tan थीटा वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो कर लेते हैं। तो पहला वाला कर्व का डेरिवेटिव मैं करता हूँ, dy अपॉन dx कर रहा हूँ। पहला कर्व बोले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है 2x। 2x एट 1,1 क्या दे देगा, x में 1 पुट करने पर 2 आ जाएगा। दूसरा वाला कर्व का dy बाई dx अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 7 का 0 और माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर और अपॉन में 6 तो रहेगा ही रहेगा। एट 1,1 करूंगा पुट तो माइनस 1/2 मिल रहा है। तो ये आपका था m1 और ये आपका हुआ m2, ठीक है। m1 और m2 आ गया है आपके पास। द थिंग ओनली रिमेनिंग इज टू सब्सटीट्यूट इन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। और अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा हो कि ये m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, so you can say very easily that they are orthogonal or the angle between them is 90 degree। देख लीजिए। तो यस, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+7 को सॉल्व क्यों नहीं किए, एक बार फिर से बताइए। सॉल्व इसलिए नहीं किए
क्योंकि जिस पॉइंट पर ये थीटा की बात पूछ रहा है वो पॉइंट आपका है ए कॉमा ए। ए कॉमा ए का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम है। मतलब यहाँ से जो भी सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू एक्स वाई जे के कुछ भी आएगा, उसको मैं अगर दोनों कर्व्स में पुट करूं, है ना, दोनों कर्व्स में पुट करूं एक्स की वैल्यू के, तो वाई भी मुझे क्या मिलना चाहिए, के ही मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पर एक्स के जगह आप वन के अलावा और जीरो के अलावा कोई और नंबर जो भी यहाँ से सॉल्व करने से आएगा पुट करके उसका स्क्वायर करोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा क्या, नहीं। नहीं मिलेगा। इसीलिए सॉल्व नहीं किया, x इक्वल टू वन यहाँ से मिल गया, हमने सेटिस्फाई किया, दोनों कर्व में कर रहा सेटिस्फाई। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में इसी 1,1 पॉइंट की बात की जा रही होगी, इसलिए नहीं सॉल्व किया। जीरो पे हमें कंफ्यूजन था, तो जीरो ऑल्दो हमें सॉल्व करके जीरो मिला नहीं है, हमने कर्व में पुट किया, तो जीरो पहले वाले कर्व को सेटिस्फाई कर चुका है और दूसरे वाले कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और वैसे भी देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन जीरो है ही नहीं, तो जीरो की बात होगी ही नहीं। तो यही हमारा वो पॉइंट। ठीक है प्रियांशु, यस सर। okay. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स। कर्व्स दिए हुए हैं आपको, 2y² इज इक्वल टू x³ एंड y² इज इक्वल टू 32x। ये क्वेश्चन है आपका, दो कर्व दिए हैं, आपसे बोला जा रहा है एंगल बिटवीन कर्व्स बताओ, सॉल्व करिए। कोई आंसर किसी का? थर्टी टू बाई 769। 52/769 नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला क्या सार्थक?
8,16. बराबर है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? ओरिजिन पे भी मीट हो रहा है। और प्रियांशु क्या बोल रहा है, आवाज क्लियर नहीं आई। ओरिजिन पे भी मीट हो रहा है तो करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, 1.0,0 भी है। चलो ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो ये कर्व है 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ का आइडिया मैंने आपको दिया है ना, पहले बताया आपको y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, और y² इज इक्वल टू 32x, इसका तो आप जानते ही पैराबोला। ओके, सो सबसे पहले हम चाहें तो लोएस्ट डिग्री टर्म यूज करके टेंजेंट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले वाले कर्व पे अगर हम लोएस्ट डिग्री टर्म यूज करें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² इक्वल टू 0, है ना, लोएस्ट डिग्री आपका y² वाला था, तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन मिल रहा है y इक्वल टू 0। दूसरे वाले कर्व में अगर आप लोएस्ट डिग्री टर्म लगाएं, क्योंकि दिख रहा था ना, हमने सबसे पहली बात हमने लोएस्ट डिग्री टर्म डायरेक्टली कैसे लगा दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि दोनों कर्व 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों पे मैं 0,0 पर टेंजेंट लिख सकता हूँ, और दोनों कर्व अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली 0,0 पर हो सकता है कि कुछ एंगल बना रहे हो, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल बनाएगा, और एंगल निकालने के लिए तो टेंजेंट ही चाहिए, तो टेंजेंट हम डायरेक्ट लोएस्ट डिग्री टर्म से लिख सकते हैं 0,0 पर, इसीलिए मैंने लिखा। कमिंग टू नेक्स्ट सेकंड वाला कर्व पे लोएस्ट डिग्री टर्म लगाया तो 32x इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 0 मिला, तो y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस है, इनके बीच का एंगल तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं, एंगल इज 90 डिग्री, है ना। ये तो 0,0 पर जहां इंटरसेक्ट किए होंगे दोनों कर्व, वहां पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमने बता दिया। अब हमें ये देखना है क्या 0,0 के अलावा भी कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं बात, हम चाहे तो हम ग्राफ से भी आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज ये कर्व्स ऐसे हैं जिनका ग्राफ हमें पता है, तो आइडिया ले रहे हैं कि कहीं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 2 आप अगर खा भी जाओगे तो y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जैसा ग्राफ होता है वैसा ही इसका भी होने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा होता था, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, और y² इज इक्वल टू 32 का ग्राफ कैसा बनता है, y² इज इक्वल टू 32 राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है, तो ये ऐसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है ना, एक तो 0,0 पर ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, और एक यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किए, और एक यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किए, 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनके। तो अब हम 0,0 के अलावा जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये y² की वैल्यू जो भी है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ से y² की वैल्यू मिल रही है x³/2, उसको मैंने उधर रख के 32x के इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना है सॉल्व, चलिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा x³ माइनस 64x इक्वल टू 0, तो x अगर कॉमन ले ले तो x² माइनस 64 इक्वल टू 0 बन रहा है, तो x की वैल्यूज आ रही है 0 और प्लस माइनस 8, तो 0 वाला तो मिल ही चुका है हमें, ये रहा 0, 0 हो गया है। x प्लस 8 देखें तो डेफिनेटली ये वाला x कोऑर्डिनेट 8 रहा होगा, और नीचे वाला पॉइंट भी सिमेट्रिक है तो ये भी x कोऑर्डिनेट 8 रहा, है ना। और -8 से तो कुछ बन नहीं रहा है ना, -8 से कुछ बन नहीं रहा है, -8 हम इग्नोर कर सकते हैं। और 8 पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप x इक्वल टू +8 पुट कर लो कर्व में, तो y आपको क्या मिल रहा है, प्लस कितना 16, राइट, है ना। तो देखो यहाँ सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं हम, y² इज इक्वल टू 32 इंटू x 8 है आपका,
तो y इज इक्वल टू आपका अगर 16 बोल रहे हो तो डेफिनेटली प्लस माइनस के साथ आएगा, है ना, y स्क्वायर था तो प्लस 16 यहाँ रहा होगा और माइनस 16 यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो हम एक पॉइंट पे एंगल निकाल लेते हैं, है ना, ऊपर वाले पे वही एंगल नीचे भी बन रहा होगा, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाले पे अब हम एंगल निकालने पर आते हैं। तो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी हम m1 m2 निकालेंगे, तो दोनों कर्व्स को वन बाय वन डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए फर्स्ट कर्व आपका था 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। और dy अपॉन dx हम निकाल लेते हैं एट पॉइंट 8,16 पर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इज 64 अपॉन 2 इंटू वाई, वाई इज 16, तो 16 4 जा 64 और 2 2 जा 4 which gives कितना आ रहा है 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने गड़बड़ करी है, देखो थोड़ा सा, ये y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2y होता है, लेकिन ये 2 एक पहले से भी था, तो एक और 2 होना चाहिए था, तो एक और 2 नीचे होगा, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद आपको 3 मिल रहा है डेरिवेटिव। ये आपका m1 है। m2 पर आते हैं, मतलब दूसरे वाले कर्व को हम डेरिवेटिव करना है। दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 32, dy अपॉन dx एट पॉइंट x 8 और y 16 पर निकाल लेते हैं, तो 32 अपॉन 2 इंटू y इज 16, तो 16 टू द 32 मतलब ये आपको 1 आ रहा है, विच इज योर, यही आपका क्या है m2 है। तो m1 m2 आ गया है। द नेक्स्ट थिंग इज हमें tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेना है, तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 विच गिव्स 2 by 4 मतलब 1 by 2, तो थीटा आपका आ रहा है tan इनवर्स 1 by 2। एक थीटा 90 डिग्री आया था, दूसरा थीटा tan इनवर्स 1 by 2 आया है, ये दोनों आपका आंसर है। देख लो आप, फिर आगे चलते हैं। चले क्या आगे, कर लिया, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, इन सब की बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये सारे टर्म्स क्या है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट से हम क्या समझते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल से क्या समझते हैं, सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट अस अज्यूम अ कर्व ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हमारे पास
एक कार्टेशियन प्लेन है और ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक, और इस पर हम एक कर्व, एक फंक्शन है, एक कर्व है अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव अ कर्व हियर, कुछ ऐसा। ठीक है, ये अपना कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। अब इसके किसी पॉइंट पर डेफिनेटली टेंजेंट नॉर्मल बनाते हैं, तो किसी पॉइंट पर बनाते हैं। तो लेट्स से अब सम पॉइंट, इसका कोई पॉइंट रहा होगा यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल बनाने आता है आपको, टेंजेंट आप बना लेंगे इस तरह से, दिस इज योर टेंजेंट, और नॉर्मल भी बना लोगे आप इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो उसी पॉइंट से पास कर रही हो। सो द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल बना लिया आपने। फाइन, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कुछ बोल देते हैं, लेट अस से h, k है ना, ये पॉइंट h, k था, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंजेंट है, ये लाइन नॉर्मल है। अब सबसे पहले है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जो टेंजेंट वाली लाइन है वो जिस पॉइंट पर बनाया गया, वहां से x एक्सिस पे जहां कट किया है ना, x एक्सिस पे ये पॉइंट है जहां x एक्सिस पे कट किया है, तो उस पॉइंट से x एक्सिस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है यही लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। सो लेट अस नेम दिस पॉइंट a और ये वाले पॉइंट को b। तो ए बी आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ए बी आपका हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लैरिटी है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया गया है वहां से टेंजेंट ने जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे कट किया है, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए नहीं है ना, ये टॉपिक बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल नहीं मिलेगा, ठीक है, जेई के लिए है ओनली। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल वाला जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया है, ये वो पॉइंट है, इसको सी बोल देते हैं। तो AC आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, AC विल बी लेंथ ऑफ नॉर्मल, राइट, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। अब हम लोग आते हैं सब टेंजेंट क्या है। तो सब टेंजेंट बनाने के लिए एक आपको चीज बनानी पड़ेगी, वो ये है कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट नॉर्मल बना रहे थे वहां से एक्स एक्सिस पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, और लेट अस से दिस पॉइंट टू बी D, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, 90 डिग्री एंगल है ये। ओके, ऐसा करने के बाद जो टेंजेंट ने एक्स एक्सिस पे कट किया था, मतलब ये पॉइंट B, तो जो BD लेंथ है ना, BD लेंथ है उसको हम बोलते हैं BD, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो BD आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मैं एक बार फिर से बताता हूँ सब टेंजेंट क्या है। टेंजेंट ने जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे कट किया है दैट इज B, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया था हमने A, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे तो मिला D, तो BD का जो डिस्टेंस हुआ वो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। एक और तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट के लेंथ का एक्सिस, कहने का मतलब AB जो आपका था है ना, AB आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट था, उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन आप पहली बार सुनते हो वर्ड, जानते हो प्रोजेक्शन क्या होता है, सुना है पहले? ओके, है ना, प्रोजेक्शन इज कि उसका कितना पार्ट एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो AB का पार्ट जितना एक्स एक्सिस पे दिख रहा है दैट इज BD।
वही आपका प्रोजेक्शन है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। फाइन, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट अब बात करेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की। सिमिलरली नॉर्मल की लेंथ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, दैट इज लेंथ सी डी, ये वाला, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सी डी हो गया है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो आई थिंक टर्म्स क्लियर हो गए हैं ना कि क्या क्या है, नॉर्मल, टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट। चलिए अब हम इनके एक्सप्रेशंस, मतलब जो फॉर्मूले हैं इनके, उसको हम देखेंगे कैसे आ रहा है। तो देखो जो टेंजेंट आपने बनाया था, ए बी वाला लाइन है ना, ये टेंजेंट टी बनाया था, इसने एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया रहा होगा थीटा, इसी का अगर मैं tan लूं तो स्लोप आता है ना। तो इसका मैंने अगर tan ले लिया, tan ऑफ थीटा, तो मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, तो इसी थीटा का आपने tan लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा। उसी स्लोप को आप डिफरेंशिएशन से भी लिख सकते हो। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आप एट द पॉइंट h कॉमा के, और वो भी tan थीटा के इक्वल ही होगा, दोनों तरफ स्लोप ही लिखा है। फाइन, अब जो लेंथ AD है ना, लेंथ AD है, ये लेंथ AD, इसका आप बता सकते हैं कि लेंथ कितना होगा अगर कोऑर्डिनेट आपको h कॉमा के पता है ए का। तो एनीवन, AD का लेंथ कितना होना चाहिए? अरे ए का कोऑर्डिनेट पता है आपको h कॉमा के, तो AD का लेंथ कितना होना चाहिए? के C divided by नहीं, मैं कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, के है ना, के को हम मॉड के बोल देते हैं क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। इन केस अगर आपका कोऑर्डिनेट लेट्स से कभी नेगेटिव भी होता है तो हम मॉड के लिख लेते हैं ना, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि लेंथ हम बात कर रहे हैं तो लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड के बोल सकते हैं। एडी का लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल एडीबी वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें लेंथ एडी पता है, मॉड के है, हमें एंगल ए बी डी पता है, थीटा है, और हम सबसे पहले अब निकालने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज हमें ए बी चाहिए। तो ए बी हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने वाला पता है हमें और उसका हाइपोटेनियस चाहिए, तो डेफिनेटली साइन या कोसेक का यूज करना चाहिए हमें। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी जो हमें चाहिए। तो ए बी यहां से क्या आ जाएगा, ए बी विल बी मॉड ऑफ के इंटू कोसेक थीटा। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, ए बी इज इक्वल टू mod of k into cosec थीटा, और यही आपका क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग अब देखने जा रहे हैं, देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल एसी निकालने जा रहे हैं। तो अगेन आपको पैटर्न पता चल गया है, सोचना किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एडीसी, तो एडीसी में हमें कोई एंगल नहीं पता है ना, कोई भी एंगल नहीं पता है। तो चलो कुछ एंगल हम पता कर लेते हैं। देखो ये एंगल तो थीटा था और ये एंगल है 90, तो बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए? 90, 90।
डेफिनेटली 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही बात है, 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट और नॉर्मल वाली लाइन इसके बीच में ये टोटल एंगल कितना है, 90 है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट और नॉर्मल। तो बताओ ये दूसरा वाला एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। डेफिनेटली है ना, थीटा। तो एक एंगल हमें एडीसी वाले ट्रायंगल में पता चल गया, थीटा। अब इसको हम यूज करेंगे और एडी का लेंथ यूज करेंगे, हमें चाहिए एसी। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें पता है बेस और हमें रिक्वायर्ड है हाइपोटेनियस, तो डेफिनेटली कॉस यूज करना चाहिए हमें। तो कॉस थीटा अगर हम लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस व्हिच इज एसी। तो यहाँ से एसी हमें मिल जाएगा, एसी विल बी के सेक थीटा, है ना, के सेक थीटा मिल जाएगा। सो ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये आपका लेंथ ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल का, है ना, यहाँ पर हमने जो निकाला है, एक तो कोऑर्डिनेट इसमें के इन्वॉल्व है ना, वो तो हमें निकालना हम जानते ही हैं, और दूसरा जो जो इन्वॉल्व है वो है थीटा। अब थीटा आपको चाहिए होगा, तो थीटा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में तो जैसा आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया कहीं नहीं मिलेगा, थीटा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, कर्व मिलेगा, तो कर्व पे हम स्लोप निकाल सकते हैं एच के पे। तो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू स्लोप फॉर्म, मतलब एम के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और एम क्या है, एम आपका है tan थीटा, मतलब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक को कहाँ लेके आना है, tan में लेके आना है। तो आप बताओ इस कोसेक को tan में कैसे लेकर आया जाए, है ना, ये सब आप 10th में किए थे कि कोसेक को tan में कैसे लाते हैं। कोई बताएगा कोसेक को हम tan में कैसे लेकर आए? अरे कोई तो बता दो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो बताओ ना कोसेक को tan में कैसे लिखते हैं? अरे बाबा, एक आइडेंटिटी पड़ी होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट को फर्दर 1 अपॉन tan लिख लेंगे। ये सब तो इतना तो दिमाग चलना ही चाहिए ना। चलिए, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं मॉड ऑफ के, और कोसेक को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी आपके लिए है ना बहुत पुरानी है। और कॉट को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan, और जो tan होगा उसको हमें लिखना होगा यहाँ से m। ठीक है, सो ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ k और स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन tan, और tan को हमने लिख दिया है m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, जिसमें y कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है और m स्लोप इन्वॉल्व। m आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा, डेफिनेटली कर्व तो देगा ही, तो वहां से हम m निकाल ले सकते हैं। इसी तरह से इस सेक को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं tan में। सेक को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सेक को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को हमें m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है मॉड ऑफ k और अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की। तो उससे पहले आप बता दो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, बीडी है। तो बीडी पर आते हैं। बीडी के लिए हमें फिर से इन ट्रायंगल एडीबी चलना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एडीबी चलते हैं, इन ट्रायंगल एडीबी।
BD हमें रिक्वायर्ड है, थीटा हमें पता है और AD पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर लें? tan है ना, tan थीटा यूज कर लेते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD। तो यहाँ से BD हमें मिल जाएगा, BD विल बी मॉड ऑफ K और cot थीटा, मॉड ऑफ K cot थीटा। तो अगेन हम m के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो BD क्या बन जाएगा? BD विल बी मॉड K और अपॉन में tan मतलब m। सो दिस इज योर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, sorry, subtangent. This is your length of subtangent, length of subtangent। नेक्स्ट लेंथ ऑफ सबनॉर्मल पर आते हैं। सबनॉर्मल का लेंथ क्या है? CD है। CD के लिए हमें ट्रायंगल ADC में चलना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में आएंगे तो CD चाहिए, थीटा पता है और AD पता है, तो क्या लगाना चाहिए? अगेन tan थीटा ही अप्लाई करना चाहिए, so tan theta will be perpendicular, that is CD upon base, that is mod of K। तो CD की वैल्यू आपको मिल रही है mod of K into tan theta, और tan theta को हम लिख सकते हैं M। तो ये आपका आ गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज योर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देख लो, नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पर। चलें क्वेश्चंस पर चलें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, आपको लेंथ बताना है, फाइंड द लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ, सारी चीजों का लेंथ बताना है, टेंजेंट, नॉर्मल, सबटेंजेंट एंड सब नॉर्मल, है ना, सारा लेंथ आपको बताना है सब नॉर्मल। फॉर फॉर हाइपरबोला है, हाइपरबोला आपको दिया है, फॉर हाइपरबोला x y इक्वल्स 4 एट द पॉइंट, पॉइंट भी आपको दे दिया है 1,4 पर, कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, यू हैव टू टेल ऑल द 4 लेंथ्स। सॉल्व करिए। अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 किसका है ये लेंथ? टेंजेंट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बाकी तीनों पे सॉल्व करो।
4√17 नॉर्मल है ये, सही है, 1 करेक्ट, सब टेंजेंट 16 करेक्ट सबने। बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो स्लोप 0 आ रहा है क्या? स्लोप 0 नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल्स टू 4, इस पे ऐसा कोई भी टेंजेंट हम बना सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर जहां पर स्लोप 0 आ रहा है? कैसा बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो पॉजिटिव दिया है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, +4 है, तो कैसा बनेगा हाइपरबोला बताइए? कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेंगे ये? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है क्या जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए? टेंजेंट का स्लोप 0 कब होता है? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। बना पाएंगे क्या कहीं पर? सोचो, कहीं टेंजेंट ऐसा 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 बन सकता है, ऐसा 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 कहीं बनता हुआ दिखता है कहीं टेंजेंट? इंफिनिटी पे। वो तो कोई वैलिड नंबर नहीं है ना, तो और डिफाइंड रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना, तो स्लोप तो 0 हो ही नहीं सकता ना। और दिया हुआ है पॉइंट 1,4, उस पॉइंट पे तो वैसे ही नहीं हो सकता। एट पॉइंट 1,4 कहीं ना कहीं इधर आएगा, ये रहा 1,4, तो ये टेंजेंट ऐसा बनेगा? नहीं, स्लोप तो 0 वैसे भी नहीं दिखता। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट तो दे ही दिया है 1,4, और हमें निकालना होगा अब dy बाई डी एक्स, है ना, स्लोप m। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 4 है, डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। तो dy अपॉन डी एक्स आपको क्या मिल रहा है? तो dy अपॉन डी एक्स मिल रहा है एट 1,4 पर माइनस वाई बाई एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा -4 आ जाएगा। सो दिस इज योर m, ये आपका m है, स्लोप है, m इज -4। बस खत्म हो गया, बात सारी खत्म हो गई है। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट का लेंथ का देखो फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? k अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर लगा लेते हैं। तो k है हमारे पास 4, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर है 16, तो ये आ जाएगा आपका 4√17 बाई √16 मतलब 4, तो √17 आ रहा है, √17। दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट लेंथ ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है k अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो k की वैल्यू है 4, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, m का स्क्वायर इज 16, तो 4√17 इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं। तो सब टेंजेंट का लेंथ है मॉड के अपॉन m, तो मॉड के
mod k is 4 upon m, m is -4। क्या लेंथ नेगेटिव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, एक्चुअली मॉड लेना पड़ेगा, तो दैट विल बी 1। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का लेंथ, सब नॉर्मल का लेंथ क्या होगा? देखो, मॉड के इंटू एम, तो के था 4 और m है अगेन -4, तो हम +4 लेंगे, दैट इज 16। तो ये आपका आंसर है कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन पर चल लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स, एंड डिफरेंशियल्स बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, एनसीईआरटी में है ये एनसीईआरटी में है, और इस पे एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे आएगा, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल से, छोटे क्वेश्चंस में से आएंगे, मतलब 4 नंबर तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है इसमें। देखो क्या है, क्या ये ना अप्रोक्सीमेशन, नाम से क्लियर है, अप्रोक्सीमेशन मतलब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले हैं यूजिंग सम टेक्निक। टेक्निक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कोई भी आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप इसका डेरिवेटिव करते हो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x लिख सकते हैं। वो जो अपॉन में dx था उसको मैंने राइट साइड लाके dx लिख दिया, ठीक है ना, ये चीज बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, बाकी काम हो जाएगा। अब क्या है कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स था, इसमें जो इनपुट वैल्यू x थी उसमें मैंने कुछ चेंज किया, चेंज किया मतलब x में डेल्टा x ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। तो अगर f में इनपुट में मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, x में डेल्टा x लेट्स से ऐड कर दिया, तो y में भी चेंज हमें मिलेगा, लेट अस से दैट चेंज ओके जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी y प्लस डेल्टा y, है ना, y में भी कुछ चेंज आया दैट इज डेल्टा y, ये चेंज आया, तो डेल्टा y की वैल्यू हमें मिली है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस में आपका y, और y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से fx लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एक्सप्रेशन है जो हमें चाहिए होगा, है ना, और ये एक्सप्रेशन कुछ नया नहीं है, ये तो हम जनरल मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, y में जो चेंज आया है वो जो फाइनल वैल्यू रही होगी माइनस जो इनिशियल वैल्यू रही होगी, ठीक है। और इसी को ना, इसी को हम क्या करेंगे, जो d था ना, d चेंज था, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट अगर कर दें, तो डेल्टा y मतलब y में जो चेंज हुआ है वो हम लिख सकते हैं f डैश x इंटू डेल्टा x। हो गया है काम, बस इतना ही हमें जरूरत था, इसी को यूज करके हम काम कर लेंगे, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज, बस इतनी सी चीजें हैं इसमें, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देख लो और फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में कह रहा है यूज डिफरेंशिएशन या यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 का पावर 1/2 का, इसका वैल्यू निकालना है, लिखा होगा क्लियरली यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन।
अब कैसे सॉल्व करना है इसको? देखो 101 की जो पावर 1/2 है, इसको देखते हुए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन जैसा मैंने बात किया था, यहाँ पर एक फंक्शन है, तो फंक्शन मोस्ट ऑफ द केस में हो सकता है नहीं भी दिया हो, या कई बार हो सकता है दिया भी हो, है ना। फंक्शन दिया भी हुआ मिल सकता है, नहीं भी दिया हुआ मिल सकता है। तो नहीं दिया है तो हम बना लेंगे फंक्शन। क्या लग रहा है यहाँ से? फंक्शन लग रहा है कि रूट लगा है ना, रूट लगा है वैल्यू पर, मतलब रूट एक्स, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन कैसे अज्यूम करना है देखते हुए कि किसकी वैल्यू निकालनी थी। अब हम निकाल लेते हैं चीजों को, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा वाई आपको पता है कैसे निकलेगा? डेल्टा वाई विल बी एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 रूट एक्स इंटू आएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना लोगे आप, है ना। ये सेकंड वाले से बना लिया एक इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि जो 101 था, इसके आसपास कोई ऐसी अच्छी सी वैल्यू है जिसका मुझे रूट पता हो। मुझे रूट मतलब जो भी पावर दिया है 1/2 रूट था वो। तो 101 के आसपास यस हमें पता है 100 का रूट पता है 10 आता है। ठीक है, तो आसपास में अच्छी सी वैल्यू हो गई x, उस पे जो अच्छी सी वैल्यू मिलेगी वो y, x में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा x, और y में जो चेंज होगा डेल्टा y। यही चारों चीज हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। तो x हमें क्या लगा? x हमें क्या लग रहा है कि 100 ले लें तो काम बड़े आसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी 10। लेकिन एक्चुअल में जो आपका वैल्यू है वो 101 है, तो उसमें और x में चेंज कितना है? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप चेंज देख रहे हो +1 का है, 100 में +1 करने से 101 मिलेगा। दिस चेंज कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, वो आप देख लेना अकॉर्डिंग टू क्या है और क्या आपने अज्यूम किया। और ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई, ये तो हम देखो यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे थे, है ना। ये निकालेंगे हम लोग अभी। चलो निकालते हैं डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स आ गया है 100, इंटू डेल्टा एक्स वो भी आ गया है 1, तो दिस वैल्यू विल बी 1/20। डेल्टा वाई 1/20 आ गया। ठीक है, अब हमें y प्लस डेल्टा वाई है ना, y प्लस डेल्टा वाई लिखने आता ही है। y प्लस डेल्टा वाई क्या होगा? y की वैल्यू हो जाएगा 10, और डेल्टा वाई हमें 1/20 निकाला है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया है ना। y क्या आएगा? जब x 100 था और उसमें चेंज जब किया x में, तो डेल्टा y से चेंज मिल गया। तो फाइनली ऐड करने से 10 + 1/20 ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको फाइनली आप डिवाइड करके ऐड कर लेंगे, तो दिस विल बी योर आंसर। तो हमेशा पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप यूज करना है, यूजिंग द सेकंड वन, और फिर हम लोग y प्लस डेल्टा वाई निकाल लेंगे। y प्लस डेल्टा वाई कौन सा? ये सेकंड, ये वाला है, ये वाला इक्वेशन। कोई दिक्कत है ना? इस ये आप एनसीईआरटी, इसको आप एनसीईआरटी आज खोलेंगे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर आप जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, निपटा देना अभी के अभी। ठीक है, सॉल्व करके। फंडा मैंने बता दिया ना, यही 2 फंडे हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। तो जैसा 124 पे पावर में 1/3 लगा दूं, 24 पे पावर 1/3। सबसे पहले क्या करना है? फंक्शन अज्यूम करना है। फंक्शन लग रहा है हमें x की पावर 1/3 होना चाहिए। जल्दी से डेल्टा y लिख लेंगे, तो डेल्टा y हो जाएगा, है ना, इस वाले से f डैश x, तो हो रहा है 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। इसको हम रख लेंगे और हम सारी वैल्यूज x y डेल्टा y डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। x y डेल्टा x और डेल्टा y तो हमें ऊपर से ही निकलने वाला है। तो 124 के आसपास ऐसी अच्छी सी वैल्यू जिसका 1/3 हमें पता हो, 125,
है ना। 125 125 का क्यूब रूट आता है 5, है ना, वो हमें पता है। तो 125 ले लिया, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x बताओ, आप मुझे बताओ, आप लोग डेल्टा x क्या होना चाहिए यहाँ पर। -1 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, -1 है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली 124 था, इनिशियली x आपने 125 लिया, तो -1 मिल रहा है ना, चेंज है। और डेल्टा y हम लोग निकालने वाले हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं अब डेल्टा y के लिए। तो डेल्टा y हो जाएगा आपका यहाँ से फर्स्ट वाले इक्वेशन से 1/3, और x है 125, 125 का पावर 2/3। तो पावर 1/3 पहले कर लो, फिर पावर 2 कर लेना। तो 1/3 करने से मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना मिल रहा है, डेल्टा x भी था साथ में, मतलब -1 भी था, तो -1/25 3 75 मिल रहा है। तो y प्लस डेल्टा y कितना आ जाएगा, y 5 था, और डेल्टा y -1/75 आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर, है ना। इसमें आपको डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके बताना होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप आंसर। कोई दिक्कत किसी को। ओके फाइन, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप लोग एक तो एनसीईआरटी से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और ये लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल वगैरह के क्वेश्चंस शीट से, मतलब मॉड्यूल से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।